है, ना ये रूस और चीन वेनेजुएला जो कि उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वहां सपोर्ट कर पाए, ना सीरिया के अंदर असद को बचा पाए। तो ये कुछ कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं लगता। और क्यों करेंगे, सवाल ये भी पैदा होता है, क्या चीन अपनी एनर्जीज को वेस्ट करके और अपनी प्रोग्रेस को रोकना चाहेगा? क्योंकि उसका एम हायर एम है, आने वाले समय में वो अमेरिका को टक्कर देना चाह रहा है। तो वो ऐसे लोकल वॉर्स में हिस्सा बन के अपने आप को डिप्लीट नहीं करेगा। सेम इज द केस विद रशिया। रशिया के पास में वो बैंडविड्थ नहीं है कि वो यूरोप और इस समस्या को छोड़कर और यहाँ पर अमेरिका से उलझे। तो ये एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने होंगे जब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। इस भी जानकारी सामने आ रही है जहां यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर ताला लगा हुआ है और मस्जिद को जंग शुरू होते ही नमाज के लिए बंद कर दिया गया था और अब तक इसे दोबारा नहीं खोला गया है। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि दुनिया में अहम धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाने वाली ये मस्जिद जहां इबादत पूरी तरह से रुक गई है, कैसे वहां के हालात हैं, आसपास की गलियों में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है यरूशलेम में, मस्जिद अक्सा के करीब। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये मस्जिद अक्सा का एरिया है और डोम ऑफ द रॉक भी यहां से दिखाई दे रहा है और साथ ही दूसरे साइड से वेस्टर्न वॉल भी यहां पर है। तो फिलहाल ये जो मस्जिद अक्सा है, यहाँ पे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता जो है उसको बंद कर दिया गया। हालांकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है युद्ध के कारण। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इस्राएली फोर्सेस लेबनान में भी एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ईरान डट के मुकाबला कर रहा है यूएस और इस्राएली फोर्सेस का। शायद यूएस को लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे ईरान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से लगातार जोरदार अटैक किए जा रहे हैं। रात भर जो है अटैक्स का सिलसिला यहाँ इसराइल में जारी रहा। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, जेरूसलम पर भी, टेल अवीव पर भी, हाइफा पर भी, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं नॉर्थ इसराइल पर। तो युद्ध लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए कोई रास्ता अभी बचा नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत का कोई रास्ता अभी अपनाना नहीं चाहते हैं और वो इस युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि उनके पास मिसाइल भी काफी हैं और ड्रोन भी काफी हैं। जिस तरीके से मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं उसका मतलब है कि अभी ईरान पूरी ताकत के साथ ये युद्ध लड़ रहा है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भी अटैक्स का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वहां से यूएस फोर्सेस की बेसिस को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये युद्ध अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चरम पर पहुंचता जा रहा है। और इस बीच दानवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये युद्ध यदि आगे बढ़ता है, हालांकि यूएई की तरफ से मिलिट्री एक्शन की बात की जा रही है, निंदा की जा रही है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी जैसे ईरान के पास सैन्य क्षमता है, चाहे शाहिद ड्रोन्स हो गए, रॉकेट्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, क्या यूएई को टक्कर देने के लिए, ईरान को टक्कर देने के लिए यूएई के पास में ऐसी कोई भी क्षमता या फिर कौन से ड्रोन हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें वो पूरी तरीके से इस जंग में उतर सके? देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर बात करें तो इनके पास में F-15 है, F-35 है, कुछ एयरक्राफ्ट हैं जरूर, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो कितना प्रभावी ये डिफेंस सिस्टम रहा है ये हम सबको पता है। हमने देख ही लिया यूएई में क्या हाल हुआ, सऊदी अरेबिया में क्या हाल हो रहा है। और जहां तक इनके फाइटर एयरक्राफ्ट का सवाल है, वो जैसा मैं आपसे बात भी कर रहा था कि बाल्टी के अंदर एक मग पानी और डाल दे, बस इतना फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये भारत के लिए क्या कहता है, अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं और बराक 8 जैसे भारत के पास में भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से लिए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहने का इसमें ये निकल के आता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम चाहे कितना ही मॉडर्न ना हो, वो फुल प्रूफ नहीं है, ये चीज निकल के आती है। और ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नाकाम हो गया है आयरन डोम, फुल प्रूफ नहीं है। और अगर ईरान को
कंट्रोल करना है तो वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे। क्या अमेरिका लाएगा? क्या अरबी मुल्क में वो काबिलियत सलाहियत है कि वो ऐसा करे? मेरे को नहीं लगता। निनाद जी, इस बीच जानकारी सामने आई कि यूएई के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा अब इस बीच में यह है कि यदि यूएई पूरी तरीके से इस जंग में उतरता है तो वहां फंसे 1 करोड़ भारतीय प्रवासी, उनकी सुरक्षा का क्या, वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? और इस बातचीत में क्या भारत को अब यूएई पर भी दबाव डालना चाहिए? क्या रणनीति, क्या कूटनीति हो सकती है? देखिए, हमारे 1 करोड़ लोग वहां अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारे लिए उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि यूएई तो सऊदी अरेबिया कुवैत एक नया फ्रंट ना खोले, और इसीलिए जितनी कूटनीति हम कर सकेंगे हम करेंगे। लेकिन अगर वॉर होता है तो हमने पहले भी बहुत हीरोइकली हमारे लोगों को वहां पे निकाला था। हम दोनों तरफ से बात करते हैं, ईरान से भी बात करते हैं, सऊदी अरेबिया से भी बात करते हैं, यूएई से भी बात करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी एक्सपीडिशनरी कैपेसिटी है कि हम काफी लोगों को वहां से और एयरक्राफ्ट से निकाल पाए। पर इस वक्त सबसे बड़ी बात जो इंडिया चाहेगा और इंडिया अपनी तरफ से कोशिश करेगा वो ये होगा कि इस युद्ध का दायरा ना बढ़े, और इसके लिए ईरान पे प्रेशर डाला जाए और इंडिया भी अपनी तरफ से प्रेशर डालेगा। मेरे को लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि ये युद्ध का दायरा अब एनर्जी वॉर में ना बदले। बिल्कुल, और ऐसे में ये दायरा ना बढ़े, इसके लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए? ये तो एक तरफ है भारत का से, और दूसरी तरफ इसमें चीन और रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी एक बार फिर सामने आ रही है, जहां गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के साथ में खाड़ी देशों को सीधी धमकी दे दी है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अली लारीजानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि इस घटना के जिम्मेदार अपराधियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। तो मुस्तफा खामनेई अब चुप बैठने वाले नहीं, उन्होंने ये साफ कर दिया है। और नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजराइल के साथ अब खाड़ी देशों को भी सीधी धमकी दे दी है। और ये सीधी धमकी का दानवीर जी क्या मायना, क्या मतलब निकाला जाए? खाड़ी देश नाराज है ही, खफा है ही, और काफी गुस्से में भी है। अब ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, मुस्तफा खामनेई ने भी ये साफ कर दिया है। इसके क्या मायने निकाले जाए? शांति वार्ता कहां से हो पाएगी? देखिए, ईरान को समझने के लिए कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसका तौर तरीका होगा, उसको समझने के लिए आपको हमास और हिजबुल्लाह को समझना होगा। क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने एक छोटा दर्शन दिया है कि ईरानी स्ट्रेटेजी कैसे होती है, ईरानी सोचते कैसे हैं। ईरानी, मेरा कहने का मतलब है कि ये मुल्ला रेजीम जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर किस तरीके से वो प्लेबुक चली थी उसको आप देख लीजिए। उसी को आप ईरान की प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी जो है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी, ये चीज चलेगी और बहुत ही ब्रेव फेस रखा जाएगा। इस तरीके की धमकियां दी जाएंगी, लेकिन उन धमकियों से सब कुछ तबाह हो जाएगा वेस्ट एशिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अल्टीमेटली द पावरफुल विल प्रिवेल। तो पावर और किसके पास है? इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर अभी वेस्ट एशिया में अरब वर्ल्ड के पास में है, इजराइल के पास में है और अमेरिका के पास में। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। जानकारी सामने आ रही है ईरान का इजराइल पर इस बीच ताबड़तोड़ अटैक देखा गया। इजराइल के लाचीश इलाके को इस दौरान निशाना बनाया गया और कई इमारतों को नुकसान की भी खबर सामने आई है। निनाद जी, ये जो हमला है ये रुकने वाला नहीं है, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शांति वार्ता अगर बात की जाए, जब शुरुआत ही हुई थी तो ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई, ट्रंप ने कहा हम नहीं मानेंगे। अब खाड़ी देशों की तरफ से भी जब जंग की बात की जा रही है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आएंगे? क्या उनकी तरफ से शांति वार्ता का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो भी प्रयास हुए हैं वो सब नाकामयाब साबित हुए हैं। देखिए, जब भी हम किसी पे अटैक करते हैं तो एक वॉर गेमिंग की जाती है कि क्या रिएक्शन आएगा दूसरी साइड का, इसको गेम थियरी में देखा जाता है। और हर वॉर गेम में ये आया था कि ईरान के पास क्षमता है कि वो चारों तरफ के जो ऑयल और गैस फील्ड है उस पर अटैक करे, और ये होगा ही होगा, ये पहले से ही पता था। तो मेरे को लगता है कि वेनेजुएला के बाद थोड़ा नशे में चूर हो गए ट्रंप, और उन्होंने एक मिसकैलकुलेशन करी कि ईरान इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं करेगा, और उसका खामियाजा हम भर रहे हैं। मुझको लगता है कि वेपन
और ताकत ईरान अमेरिका के पास है, वक्त ईरान के पास है। क्या ताकत जीतती है या ईरान का वक्त जीतता है, ये डिसाइड करेगा आने वाले 2 हफ्ते में ये वॉर कहाँ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निनाद सेठ जी, दानवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, ये तमाम जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच हानि गोलियों और मिसाइलों की नहीं बल्कि नुकसान की भी नहीं कि कौन कितना टूटता है, किसने कितना खोया है और किस पर कितना खर्च हुआ है इसकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि महज 20 दिन की इस जंग में अर्थव्यवस्था कैसे घायल हुई। जंग से हासिल भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बेहिसाब छीनती है। लोग मारे जाते हैं, शहर खंडहर में बदल जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ईरान की जमीन पर जो जंग लगातार बड़ी होती जा रही है, उसके नुकसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन 20 दिनों में अमेरिका का इंसानी नुकसान बहुत सीमित रहा है। करीब 13 सैनिकों की मौत हुई, यानी औसतन हर दिन आधे से भी कम। 200 के आसपास सैनिक घायल हुए, लेकिन ज्यादातर मामूली चोटों के बाद वापस ड्यूटी पर लौट आए। इसका मतलब साफ है, अमेरिका के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उसे बड़े हमलों से बचा लिया। यानी जमीन पर अमेरिका को झटका कम लगा, लेकिन असली कहानी यहाँ नहीं है, आगे है, जहाँ नुकसान रुपयों में दिखता है। अब बात करते हैं। अमेरिका इस जंग में रोज करीब 7,000 से 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 20 दिन में ये खर्च करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सोचिए, ये रकम भारत के कई राज्यों के सालाना बजट के बराबर है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी हर दिन पैसा आग की तरह जल रहा है। इजराइल की कहानी भी ऐसी ही है। इस जंग में इजराइल को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन पर खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है, जो हर रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानी नुकसान सीमित है, लेकिन पूरी तरह शून्य नहीं। कुछ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं और कई घायल। यानी इजराइल के लिए भी ये जंग सुरक्षा बनाए रखने की कीमत बन गई है, जो हर दिन और बढ़ती जा रही है। अब ईरान की बात करें तो यहाँ तस्वीर ज्यादा गंभीर है। ईरान को सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि भारी सैन्य नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 190 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए, कई ड्रोन सिस्टम और नेवी शिप भी तबाह हुए। अगर भारतीय रुपयों में समझें तो अब तक का सैन्य नुकसान करीब 2 से 4 लाख करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। यानी ईरान की सैन्य ताकत को गहरा झटका लगा और इसकी भरपाई आसान नहीं है। इन 20 दिनों में तस्वीर साफ है, अमेरिका पैसा खो रहा है और ईरान इंसान और संसाधन दोनों। एक तरफ तकनीक और पैसा है, दूसरी तरफ जनहानि और तबाही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन 20 दिन में इतना नुकसान हुआ है तो ये जंग लंबी चली तो कीमत कितनी बढ़ेगी? क्योंकि युद्ध में जीतने वाला भी हारता है, बस उसकी कीमत अलग अलग होती है। ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक देखा गया और इजराइल के लाचीज इलाके को निशाना इस दौरान बनाया गया। इसकी तस्वीरें सामने आई, कई इमारतों को नुकसान की खबर भी सामने आई है और ईरान की तरफ से कई मिसाइल दागी जा रही है और ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल बम का भंडार है जो कि वो इजराइल के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल में ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल के लाचीज इलाके को इस दौरान निशाना बनाया गया और कई इमारतों को नुकसान की भी खबर इस बीच सामने
सामने आई। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए तबाही के बाद का मंजर, और दूसरी तस्वीर पूरा आसमान मिसाइल से भरा हुआ है। ये आतिशबाजी नहीं है, ये मिसाइल अटैक है जो कि ईरान की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं, और देर रात ये अटैक्स और भी ज्यादा तेज कर दिए गए। इसकी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ईरान ने इजराइल में खौफ फैला दिया। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब यही जंग उनके लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। टॉप लीडरशिप को खत्म